Hello everyone, welcome to Arch Education. Today I am going to discuss about that is the history of plant tissue culture in brief. So यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है प्लांट टिश्यू कल्चर में। मींस किसी ने सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर किया, किसी ने मीडिया दिया और किसी ने प्रोटिपोटेंसी कॉन्सेप्ट दिया. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर वन बाय वन. ओके, so first of all I am going to talk about that is his great father of the plant tissue culture, that is G. Haverland और we can say Gottlieb Haverland. सो इनका जो काम है वो पब्लिश हुआ था 1902 में. बेसिकली जब कोई भी अच्छी रिसर्च पब्लिश होती है तो इसके पहले बहुत सारा काम हो चुका होता है. तो अगर हम बात करें कि प्लांट टिश्यू कल्चर की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो इट वॉज स्टार्टेड इन द 1876. ओके, सो बात करते हैं. अगर हम उतना इनिशियली बात करेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हो जाएंगे, तो हमें इतने ज़्यादा साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है. मीन्स इतना पीछे नहीं जाना है. We have to take the important points for our examinations, NET as well as the SRF exams. So I am going to discuss here main important scientists and their contributions. Okay, so you can see here that is G. Haverland, Gottlieb Haverland. He had given the in vitro technique were developed initially to demonstrate the totipotency of the plant cells predicted by the Haverland in 1902. Totipotency is the ability of the plant cell to perform all the functions development which are characteristics of the zygote, that is ability to develop into a complete plant. कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि जे हैवरलैंड he was considered as the father of the plant tissue culture because of he has given the totipotency concept. अब ये totipotency concept क्या है, तो जब हम कोई भी प्लांट का पार्ट लेते हैं जिसमें रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, जैसे हमने क्या लिया, हम सीड भी ले सकते हैं, स्टेम पार्ट ले सकते हैं, मेरिस्टेम ले सकते हैं, रूट टिप्स ले सकते हैं, शूट टिप्स ले सकते हैं. मीन्स इट शुड हैव द सेल डिवीजन कैपेसिटी, इट शुड नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स. सो जो भी हम पार्ट लेंगे एक्सप्लांट, उस पार्ट को बोलते हैं हम एक्सप्लांट. सो वाट एवर वी आर गोइंग टू टेक द एक्सप्लांट एंड इट शुड जनरेट, इट शुड रीजनरेट इन टू द होल प्लांट और कंप्लीट प्लांट, इट इज कॉल्ड एज द टोटिपोटेंसी. Okay, I think it is clear now. In 1902, Haverland reported culture of isolated single palisade cells from the leaves in the Knopp salt solution enriched with the sucrose. ये जो पैलिसेड सेल्स होती है वो किस पे होती है, लीव्स के सेल्स पे प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे मेजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, एक मेडिसिनल प्लांट लिया था, दैट इज परप्यूरियम, एंड ही हैड कल्चर द लीव्स ऑफ द आइसोलेटेड सिंगल पैलिसेड सेल्स. और पहले जो होता था, मतलब कोई मीडिया वगैरह ऐसा कुछ डिफाइंड, आर्टिफिशियल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता था. तो सिंपली लोग क्या करते थे, ट्राई ट्राई कैसे, जो भी है जैसे मीन्स जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं प्लांट को रीजनरेट करने के लिए, प्लांट्स को डेवलप होने के लिए, वैसा सोल्यूशन बना के लोग ट्राई, मीन्स जो जो भी साइंटिस्ट थे वो ट्राई कर रहे थे. तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था दैट इज़ द नॉब्स सॉल्ट सोल्यूशन, जिसमें सुक्रोज की क्वांटिटी ज़्यादा थी. तो उन्होंने ये देखा कि ये जो भी, मतलब जो भी प्लांट का पार्ट इन्होंने डाला था उसमें सॉल्ट सोल्यूशन में, तो वो 1 मंथ तक लाइव रहा. और उस पर क्या 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 हुआ, उसका साइज इंक्रीज हुआ. Accumulated starch efforts to demonstrate the totipotency led to development of the techniques for the cultivation of plant cells under defined condition. डिफाइंड कंडीशन क्यों, क्योंकि हमें सारी चीज़ें यहाँ पे पता है. नॉब सॉल्यूशन में क्या है, नॉब सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, दे आर नोन बाई अस. अगर अनडिफाइंड कंडीशन मीन्स दे आर नॉट नोन बाई अस. बिकॉज ऑफ टोटिपोटेंसी कॉन्सेप्ट ही इज नोन एज द फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर. ओके, so moving to the next slide, and most of the modern tissue culture media have been derived from the work of the Skoog and co-workers during the 1950s and 1960s. अब उस टाइम पे तो कोई मीडिया डिफाइंड नहीं था, बट अगर अब हम बात करें, जैसे V5 मीडिया है, MS मीडिया है, तो MS मीडिया की जैसे बात करते हैं, ये जो कि बहुत ज़्यादा टिश्यू कल्चर में कॉमन यूज़ किया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे क्या होता है, MS मीडिया. MS मीडिया का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, मुराशिगे एंड स्कूग. MS मीडिया जो कि कॉमनली यूज़ करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मूरा सीगे एंड स्कूग. ठीक है, मूरा सीगे एंड स्कूग. तो जो भी ऑलमोस्ट जो मीडिया थे वो किसके थ्रू दिए गए थे, derived फ्रॉम द वर्क ऑफ स्कूग एंड कोवर्कर्स इन 1950s एज वेल एज द 1960s.
देन इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज फर्स्ट एम्ब्रियो कल्चर वाज कैरीड आउट बाय हैनिंग इन 1904. 1904 first embryo culture was developed by carried by that is Henning scientist in 1904. He cultured nearly mature embryos of the certain crucifers. Crucifers क्या है? That is Brassicaceae, सेम फैमिली है. जैसे यहाँ पे कैवेज है, इसके अलावा ब्रासिका है. ग्रीव देम टू मेच्योरिटी, और उनको मेच्योरिटी तक लेके गए. सो एंड दिस टेक्निक ऑल्सो यूटिलाइज्ड बाय द लाइवैक इन 1925 to recover hybrid progeny from the interspecific cross in the linum. Okay. So first embryo culture किसने डेवलप किया, किसने कैरीड आउट किया? हैनिंग इन 1904. फिर उसके बाद किसने यूटिलाइज किया, किसमें? लाइनम प्लांट में. तो लाइवैक इन 1925. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन बात करते हैं गुहा एंड महेश्वरी की. दे वर ग्रेट साइंटिस्ट एंड वेरी फेमस साइंटिस्ट. बेसिकली दे हैव द ग्रेट वर्क. सो ये है 1964 की बात है. यहाँ पे क्या हुआ था? दे डिवेलप द कल्चर द एंथर्स ऑफ द दतूरा प्लांट. व्हाट? दैट इज दतूरा प्लांट, जो कि इट इज आल्सो प्लांट एंड इट इज दतूरा प्लांट. ही कल्चर द गुहा एंड मैशरे ने क्या किया था, जो भी एंथर्स होते हैं उनको कल्चर किया. और यहाँ पे उन्होंने इसके बाद पॉलन कल्चर को भी, मीन्स पॉलन और एंथर में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली देखो, एंथर जो होता है वो क्या होता है, उसमें एंथर्स में क्या होता है, एंथर्स जैसे ही डाइसेंस होता है एंथर का, मीन्स एंथर्स के अंदर क्या होते हैं, पॉलेंस होते हैं. जब एंथर्स के अंदर पॉलेंस होते हैं तो एंथर की जब कोई सीजन आता है किसी भी प्लांट का, तो एंथर्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं. और उस ओपनिंग ऑफ एंथर्स को हम बोलते हैं डाइसेंस ऑफ एंथर्स. जैसे ही डाइसेंस ऑफ एंथर्स होता है तो क्या होता है, पॉलेंस रिलीज हो जाते हैं. पॉलेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लाइड होते हैं. ठीक है, कंप्लीटली हैप्लाइड. बट एंथस की बात करेंगे तो उसमें हैप्लाइड प्लस डिप्लाइड. क्यों? क्योंकि एंथस के अंदर क्या है, पॉलन, वो तो हैप्लाइड है, लेकिन अगर एंथर बॉल की बात करें तो कैसे होंगे, डिप्लाइड होंगे. सो जब आप एंथर कल्चर करोगे तो उसमें दो टाइप के सेल्स मिलेंगे आपको. पहले तो हैप्लाइड और दूसरा डिप्लाइड. वाई? डिप्लाइड बिकॉज ऑफ एंथर वॉल्स एंड हैप्लाइड बिकॉज ऑफ पॉलन. ठीक है, लेकिन जब हम पॉलन को कल्चर करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइप्स के प्लांट, मीन सिंगल टाइप्स के सेल्स मिलेंगे और वो होंगे हैप्लाइड. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट. ओके, सो यहाँ पे ये हो गया. इसके बाद haploid plants from the pollen grains were first produced by the Maheshwari and Guha in 1964 by culturing anthers of the datura. This marked the beginning of the anther culture or pollen culture for the production of the haploid plants. ठीक है. The technique has been further developed by the many workers, more notably that is JP Niche, C Niche and co-workers. These workers showed the isolated microspores of the tobacco produced complete plants. यहाँ पे जो महेश्वरी एंड गुहा ने यूज़ किया था वो किसका यूज़ किया था, दैट इज़ दतूरा प्लांट का यूज़ किया था. लेकिन अगर बात करें जेपी निच और सी निच एंड कोवाकिस तो इन्होंने टोबैको प्लांट का यूज़ किया था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन सी हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्लावर स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज द पार्ट दैट इज मेल रिप्रोडक्ट, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दैट इज स्टमेन. इट इज कॉल्ड एज द स्टमेन. एंड स्टमेन में कौन कौन से पार्ट है, दैट इज एंथर एंड स्टमेन, इंथर एंड फिलामेंट. सो फिलामेंट क्या है, इसका स्टॉक है सिंपल. एंड एंथर ये है. ठीक है, जब एंथर का डाइसेंस होता है, मीन जब एंथर ओपन हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, ये जो पॉलेंस होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है यहाँ पे, ये क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं. सो these are the haploid and this is the female part. Female part is called gynoecium or carpel. It has the three parts, that is stigma, style and ovary. Okay, all this about the flower diagram structure. So in the next part you can see here in the 1960 Cocking produced the large quantities of protoplast by using the cell wall degrading enzyme. अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट टेक्निक किसने दिया था. तो अगर हम बात करें प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक दिया था कार्लसन एंड कोवाकस ने. मीन्स इसको जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो किया था कार्लसन एंड कोवाकस ने 1972 में. ठीक है,
इसके पहले 1960 में ही क्या डेवलप किया गया था, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है, जब अब सेल, कोई भी सेल होती है अगर, we have when we are going to remove the cell wall, means cell without cell wall, it is called as the protoplast. Okay, so in 1960 Cocking produced a large quantity of protoplast by using the cell wall degrading enzymes. अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स का मतलब क्या है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सिंपली सेलुलोज और पैक्टिन की। सेलुलोज सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, तो एंजाइम भी कौन से लगेंगे, एक तो सेलुलोज लगेगा और दूसरा क्या लगेगा, पैक्टिनेज। जनरली हम सेलुलोज का ही यूज़ करके सेल वॉल डिग्रेड करवा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ केमिकल्स बफर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सो सेल वॉल डिग्रेड करके उन्होंने क्या किया, डेवलप किया किसको, प्रोटोप्लास्ट का। प्लांट प्रोटोप्लास्ट आर नेकेड सेल्स फ्रॉम विच सेल वॉल हैज़ बीन रिमूव्ड। दिस टेक्निक of protoplast production now have been considerably refined. It is now possible to regenerate whole plants from the protoplast, also to fuse the protoplast of the different plant species. Okay. Next बात करते हैं 1972, that is Carlson and co-workers. So they developed first somatic hybrid plant from the Nicotiana glauca and Nicotiana langsdorffii. These are the two tobacco species basically, and they developed the first somatic hybrid by the protoplast fusion technique. Okay, with the help of protoplast fusion technique. Moving to the next, that is first continuously growing callus culture, developed by established from the cambium tissue in 1939 independently by the Gottfried White and Nobekot. Means you have to remember, first continuously growing callus culture was developed by them Gottfried White and Nobekot in 1939. Okay, then subsequent discovery of the kinetin by the Miller and co-workers in the 1955, initiation of callus culture from the differentiated tissues. Okay, then after that we have to see the Shoot differentiation from the tobacco pith tissues cultured in vitro, reported by the Skoog in 1944. Then Skoog and Miller proposed the root shoot differentiation with the help of auxin and cytokinin ratio. ठीक है. Moving to the next point, that is the first plant from the mature plant cell was regenerated by the Braun in 1959. Thus, within a brief period, the tissue culture technique have been made a great progress. Development. So, first plant from mature plant cell was regenerated by Braun in 1959. Okay. Thus, within a brief period, the tissue culture techniques have made a great progress. Moving to the next point, that is development of somatic embryo was first reported in 1958 as well as the 1959 from carrot tissue, okay, by Reinert and Stewart independently. So this is all about the tissue culture history in brief, and I hope this video is helpful for you. So please hit like button and get subscribe my channel for upcoming videos. Thank you. So first plant from mature plant cell was regenerated by Braun in 1959. Okay. Thus, within a brief period, the tissue culture techniques have made a great progress. Moving to the next point, that is development of somatic embryo was first reported in 1958 as well as the 1959 from carrot tissue, okay, by Reinert and Stewart independently. So this is all about the tissue culture history in brief, and I hope this video is helpful for you. So please hit like button and get subscribe my channel for upcoming videos. Thank you.